तो दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के एमका 2 के लिए इंजन अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है और जिस भी देश के साथ ये इंजन बनाया जाना है वो अभी फाइनलाइज नहीं है और इसी के लिए हमारी तरफ से ये अब कहा जा रहा है कि भारत बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक त्वरित कार्रवाई करने वाला है और भारतीय जो मंत्रालय है वो इसके लेकर बहुत ही एफिशिएंटली यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में असल में देखा जाए तो ये दबाव भी है कि जल्द से जल्द एमका मार्क 2 के लिए जो इंजन बनाया जाना है उसको यहाँ पर फाइनलाइज किया जाए ताकि एमका मार्क 2 की जो एक्चुअल टाइमलाइन है उनको यहाँ पर डिसाइड किया जा सके, क्योंकि आप सभी को पता है जब तक हम अपने इंजन को यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड नहीं कर लेते तब तक एमका मार्क 2 की जो एक्चुअल टाइमलाइंस हैं वो पता नहीं चल पाएंगी। और ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि एरो इंडिया 2025 अब कुछ ही समय बाकी है जब ये किया जाएगा और इसके लिए कुछ बड़े सरप्राइजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो भारत का रक्षा मंत्रालय एक बड़ा सरप्राइज यहाँ पर देने की तैयारी कर चुका है, जहां पर एरो इंडिया 2025 में एक तरफ जहां अलग अलग देशों की वायुसेना और वहां से आए हुए फाइटर जेट्सों को यहां पर दमखम दिखाते हुए देखा जाएगा, तो वहीं पर भारतीय मंत्रालय भी एरो इंडिया 2025 के दौरान जो फॉरेन पार्टनर है जिसके साथ डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन की संस्था GTRE के द्वारा इंजन निर्माण यहां पर करने वाली है उसका नाम भी रिवील किया जाएगा। ऐसे में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 2025 में GTRE का जो पार्टनर होगा इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसका नाम रिवील किया जाएगा और उसके बाद में जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका मार्ग यहाँ पर प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि 2025 में कोई बड़ी डील फाइनलाइज होती हुई नजर आएगी तो इसके आसार बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जहां पर तेजस मार्क 2 और साथ ही एमका मार्क 1 के लिए इंजन को बनाया जाना है उसकी डील अभी तक नहीं हो पाई है, यानी कि उसकी डील को अभी तक साइन नहीं किया गया है। ऐसे में आप सभी को पता है कि जो इंजन यहां पर बनाया जाना है जो कि 110 किलो न्यूटन का होगा, जिसके लिए जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, लेकिन अभी तक फाइनल MOU साइन नहीं हुआ है और GE और भारत के बीच में जो MOU साइन होना है माना यही जा रहा है कि 2025 में साइन होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में अगर मीडिया के हवाले से बात की जाए तो रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ जो फॉरेन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसका नाम रिवील किया जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट है वो इस साल के अंत तक कंफर्म हो पाएगा। ऐसे में आपने देखा कि पिछले वर्ष ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा एमका प्रोग्राम को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई थी और इसके लिए जो फंड्स हैं 15,000 करोड़ के वो भी आवंटन कर दिए गए थे। और असल में अगर देखा जाए तो एमका प्रोग्राम के अंदर ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक CCS अप्रूवल नहीं देता तब तक उसकी आधिकारिक शुरुआत नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर एमका को पिछले वर्ष ही आधिकारिक अप्रूवल मिल चुका है, तो हम मान सकते हैं कि एमका बहुत ही जल्द यहाँ पर इंजन डेवलपमेंट को लेकर काम होता हुआ दिखाई देगा। और अब खास करके देखा जाए तो ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि एरो इंडिया 2025 जो कि कुछ ही दिन होने में बाकी बचे हैं उसमें इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर हमें बड़ी एक डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इस प्रोग्राम में कई सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। शुरुआती तौर में अगर देखा जाए तो इसमें रॉयल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक और साथ ही सैफ्रॉन ये 3 प्रबल दावेदार देखे गए थे। इन तीनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी को चुनना था। अब क्योंकि भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F404 और F414 इंजन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वहां पर माना जा रहा था कि एक और मौका जनरल इलेक्ट्रिक को यहां पर दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर यहां पर बात आई रॉयल्स रॉयस की, जो कि रॉयल्स रॉयस को 100% ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी और साथ ही IP राइट्स देने के लिए भारत को ऑफर किए है। और कुल मिलाकर बात ये थी कि रॉयल्स रॉयस यहाँ पर एक नए तरीके से इंजन को विकसित किया जाएगा जो कि डिजाइन से स्टार्ट होगा और फिर इसको फाइनलाइज किया जाएगा। हालांकि ये ऑफर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, लेकिन ये भी माना गया कि रॉल्स रॉयस भी यहाँ पर प्रबल दावेदार नहीं होगा। और अब यहाँ पर बारी आती थी फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी की। ये वही कंपनी है जो राफेल पार्टनर्स के लिए M88 इंजन का निर्माण करती है
और जब इसमें सैफरॉन सामने आई और सैफरॉन की तरफ से कहा गया कि सबसे पहले हम M88 डैशबोर्ड पर आधारित कोर पर इंजन को डेवलप किया जाएगा जो कि 110 किलोन्यूटन से ज्यादा की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा और एमका की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर पाएगा। लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि कोई भी यूज्ड इंजन टेक्नोलॉजी एमका इंजन के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाएगी और एक नए कोर के साथ जो इंजन है वो सैफरॉन की तरफ से ऑफर किया गया और यहाँ पर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट भी सैफरॉन की तरफ से ऑफर किए गए। इसका मतलब ये है कि जब इंजन बनकर तैयार होगा तो भारत अगर चाहे तो किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत इस इंजन के साथ एयरक्राफ्ट को कहीं भी ऑफर कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है और इसमें सैफरॉन या फिर फ्रांस की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और अब यही माना जा रहा है कि ये जो सैफरॉन कंपनी की तरफ से ऑफर दिया गया है ये एक फाइनल ऑफर है और माना यही जा रहा है कि भारत की तरफ से ये बहुत ही जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। अब यहाँ पर दो बेनिफिट फ्रांस की सैफरॉन कंपनी की तरफ से ये भी हैं कि एमका के लिए हमें एक एडवांस 110 किलोन्यूटन का इंजन विकसित कर ही लेंगे, लेकिन सैफरॉन की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो इंजन विकसित किया जाएगा ये डायमेंशंस में ऑलरेडी सिमिलर होगा जो कि तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 2 के इंजन के हिसाब से ही होगा, यानी कि राफेल में जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम होंगी। और अगर इसमें भारत चाहे तो अपग्रेड के माध्यम से जो इंडियन एयरफोर्स की सर्विसेज में राफेल हैं उनको भी इंजन अपग्रेड दे पाएगा। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि राफेल के अंदर जो M88 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है अगर इनको 110 किलोन्यूटन का अपग्रेड दिया जाता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा और इनकी कैपेबिलिटीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और यही यहाँ पर तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के साथ भी होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इनकी डायमेंशंस भी पूरी तरह से मैच करेंगी और मैच करते हुए इनको रिप्लेस किया जाना काफी आसान होगा। और ऐसे में भारतीय नौसेना का जो इंडिजिनस फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के नाम से भी जानते हैं उसमें भी इसी तरह के इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक तरह से देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा बूस्ट होगा और यहाँ पर HAL एक इंजन के साथ काफी ज्यादा यूटिलाइज इसको कर पाएगा। और ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो नया इंजन डेवलप किया जाएगा वो एक दशक से पहले ही यहाँ पर डेवलप कर लिया जाएगा और उससे जो नेवल फाइटर जेट्स हैं इनकी कैपेबिलिटीज भी काफी इनहेंस हो जाएंगी और इसका सीधा बेनिफिट भारतीय नौसेना को भी मिलेगा। और अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर इंतजार जो है इस डील के फाइनलाइज होने का है और यहाँ पर देखा जाए तो रक्षा विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि जब इस डील को फाइनलाइज यहाँ पर किया जाएगा तो हमें जो अपना इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अभी भारत ने यहाँ पर कोई भी एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है, भारत के पास खुद का फ्लाइंग टेस्ट एयरक्राफ्ट नहीं है जहां से हम इंजन को टेस्ट कर पाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सैफरॉन की तरफ से ये भी डेवलप करने को लेकर ऑफर दिया गया है और ऐसे में जो राफेल एयरक्राफ्ट होगा वो एक सैफरॉन की तरफ से ही दिया जाएगा जो कि फ्लाइंग टेस्ट पैड की तरह यूज किया जाएगा। और ऐसे में जो पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो राफेल फाइटर जेट के जरिए ही पूरी की जाएगी। लेकिन अभी भी भारत के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस चीज के लिए भारत को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और टेस्ट पैड और साथ ही पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत की तरफ से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 1600 करोड़ की डिमांड है वो की गई है ताकि एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को डेवलप किया जाए जहाँ पर ये एडवांस एरो इंजन टेस्ट किए जा सके क्योंकि GTRE को पता है कि एमका इंजन वो अंतिम इंजन प्रोग्राम नहीं है जिस पर उनको काम करना है, बल्कि अभी भारत के तकरीबन 2 एक्टिव इंजन प्रोग्राम हैं जो कि अधर में लटके हुए हैं। जहां पर देखा जाए तो ड्राई कावेरी इंजन काफी हद तक बनकर तैयार हो चुका है लेकिन अभी भी इसको टेस्टिंग के लिए रसिया भेजा गया है। और सही बात यह है कि अभी तक जो भी रिजल्ट इसके निकल कर आए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं और ऐसे में जो एक्सपेक्ट किया गया था उसी तरह के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन जैसे ही फाइनल सर्टिफिकेशन GTRE कावेरी ड्राइव इंजन को मिल जाएगा तो इसका जो इस्तेमाल है वो घातक अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल में किया जाएगा। उसका तुरंत बाद कावेरी 2.0 पर काम किया जाएगा और इसका सीधा मतलब यह है कि जब हम कावेरी 2.0 की बात करते हैं तो आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल के साथ ये इंजन देखने को मिलेंगे, जिसका ड्राई थ्रस्ट 60 किलोन्यूटन का होगा और वेट थ्रस्ट यहाँ पर 98 किलोन्यूटन तक पहुँच सकता है। और ऐसे इंजन की टेस्टिंग के लिए भारत के पास एक टेस्ट फैसिलिटी नहीं होगी, रशिया के पास फिर से इसको भेजना पड़ेगा, जहाँ पे एक लंबा समय यहाँ पर लगता है और काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है और इंजन टेस्टिंग ये काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। और इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए भारत की तरफ से अब टेस्ट बेड बनाने की तैयारी की जा रही है और जैसे ही यहाँ पर इंजन की क्लियरेंस मिलेगी तो यहाँ पर जो शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप कर लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आने वाले भविष्य में भारत कई सारे बड़े डेवलपमेंट यहाँ पर करने वाला है, अब वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, टेस्ट पैड को लेकर हो या फिर इंजन के डेवलपमेंट को लेकर। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है कि भारत बहुत ही जल्द नई ऊंचाइयों को छूने वाला है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।